नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका हूं नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना, उसके बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होने जा रहा है, उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके सिलेबस की कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि देखो, झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सभी पेपरों के, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी पेपर हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, पीजी, जितने पेपर होने सब के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे भाई। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हो। इसलिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम क्या करना है भाई? दूसरा काम, अगर आपको नोट्स प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, अनिवार्य रूप से ज्वाइन करना है, क्योंकि इस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है? कैसे ज्वाइन करोगे आप लोग टेलीग्राम को? भाई अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिए, वहां से ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम ऐप पे जाना, वहां लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से सर्च करोगे तो आपको जो चैनल मिले उसको ज्वाइन कर लेना। एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो ये नंबर है 9521222478। ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस नंबर पे आप अपना नाम, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, आपको नाम प्लस राजस्थान यूनिवर्सिटी ये लिख के मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, बस आप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। लेकिन दो चीजें भेजनी है, एक तो खुद का नाम भेजना है, प्लस में राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के आपको भेजनी है। ये जब आप लिख के भेजोगे तो आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फिर आपकी हेल्प हो जाएगी। आप उस ग्रुप में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी की, क्योंकि अलग अलग हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। तो सारे लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड हो जाना। इस नंबर को आप झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव कर लेना, या नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से सेव कर लेना मित्रों। ठीक है? ये नंबर सेव करके और तुरंत एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं अपनी क्लास पे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो सारे लोग। भाई पेपर नाम रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है, कौन कौन से हुए उनकी हम बात करें, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार थोड़ी थोड़ी व्याख्या बताऊंगा उनके बारे में, क्या आप ऐसे लिख सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और जो मैं समझाऊं उसको समझना। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बताऊंगा, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को फायदा होने वाला है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा, जो मैं बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देना भाई। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। मैं बताऊंगा, ऐसे घुमा सकता है एग्जामिनर, कैसे भी क्वेश्चन को घुमाएगा, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो अपना पहला क्वेश्चन है किसमें? यूनिट फर्स्ट में। देखो 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है। चारों यूनिट्स की अपन बात करेंगे कि क्वेश्चन कहां से उठ के आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, अगर कैसा है तो उसको आपको किस प्रकार से करना है, सारी चीजें आपको उसी के अनुरूप देखनी है मित्रों। तो इसमें पहला जो विचारक था उससे क्वेश्चन पूछेगा, वो था मनु। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मनु जो है इसके राजनीतिक विचार बताइए। विचार, मनु जो है इसके पॉलिटिकल थिंक्स क्या थे, थॉट्स क्या थे, वो आपको बताना है। पॉलिटिकल आइडियाज किस, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे, लिखो इसको। मनु के राजनीतिक विचार को बताइए। देखो थोड़ी व्याख्या पढ़ी बताऊंगा आप लोगों को कि मनु के अनुसार जो राज्य स्टेट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में व्यवस्था स्थापित करना। ये लिखना उत्तर साथ में, ठीक है, समाज में व्यवस्था स्थापित करना। पहला काम तो ये था, मनु का मानना था कि राज्य का मतलब ये है कि समाज में व्यवस्था स्थापित करनी है। ठीक है? न्याय, ठीक है, किसकी? न्याय तरह धर्म की रक्षा करना। ये पॉइंट लिखोगे आप लोग, लिखना आपको एग्जाम के अंदर, रक्षा करना। मनु का मानना था भाई ये सारी चीजें ना, कि जो राज्य है ना, राज्य उसका मूल काम क्या है कि समाज जो आपका सोसाइटी है उसमें व्यवस्था स्थापित करना, प्लस में न्याय तथा धर्म है उसकी रक्षा करना। न्याय तथा धर्म की रक्षा करेगा वही राज्य कहलाएगा, और व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। इस प्रकार से लिखिए आप लोग। ठीक है? और मनु मानता था कि जो राजा है भाई, मनु का मानना था कि राजा है वो प्रजा का संरक्षक है। प्रजा क्या है? संरक्षक है। ये आप लोग बिंदु ऐसे कैसे लिखना, इसको ऐसे कर लेना कि मनु मानता था कि जो राजा है वो प्रजा का संरक्षक है। इस प्रकार से आप लोग लिखो, आप लोग अच्छे नंबर ले जाओगे। लिखो इसको फटाफट। मनु ये भी कहता है
कि भाई दंड देने से क्या है, समाज में व्यवस्था बनी रहती है, दंड का प्रावधान भी है इसके, क्योंकि पता आप लोगों को दंड देने से व्यवस्था अपना पड़ेगी। किसी में आप लोग डर डालो किसी इंसान के अंदर कि तू ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो उस प्रकार से डर अंदर उसके घुसा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से पड़ेगा, जो मनु है उसके राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको, ऐसा कैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। लिखो भाई। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में छपने वाले हैं भाई। आप ढंग से पढ़ना, वीडियो अंत तक देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाली है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो आप इस क्लास में जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनको पढ़ लेना। अपना जो टारगेट है, देखो मैं हमेशा एक टारगेट बताता हूँ, 90% प्लस अपन को अचीव करना है 100 में से, और वो तभी अचीव कर पाओगे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो भाई, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और छपने वाले क्वेश्चन है 100%। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मनु की राजनीति विचार, पॉलिटिकल थिंकर्स आपको देखने, पॉलिटिकल थॉट्स या आइडियाज इसको बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग लिखोगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौटिल्य से पूछा है ना। एक तो इसे पूछेगा कि कौटिल्य है उसका सप्तांक है सिद्धांत है, सप्तांक सिद्धांत पूछेगा। ठीक है, समझना, मैं सारी ये बताऊंगा आपको किस प्रकार से पूछेगा। कौटिल्य कौटिल्य's सप्तांक थ्योरी। एंड कौटिल्य की जो विदेश नीति है, विदेश नीति, उसका मूल्यांकन, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, कौटिल्य की जो विदेश नीति है वो, एंड इसका सप्तांक सिद्धांत क्या है, इसका वर्णन पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कौटिल्य से विचार पूछेगा। कौटिल्य से अगर विचार पूछे ना आप, तो ये दोनों पॉइंट लिख देना, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं पूरे नंबर दे देगा एग्जामिनर आपको। लेकिन लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, लिखना आपको पड़ेगा। लिखो, देखो कौटिल्य है उसने राज्य को 7 अंगों का समूह बताया है। कौटिल्य जो है उसने राज्य को 7 अंगों का समूह बताया। ये 7 अंग आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे। 7 अंगों का समूह बताया है। कौन कौन सा है? पहला इसमें स्वामी, 7 अंग है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोस, छठा है दंड, ये दंड वो है सेना, ठीक है, और सातवां है मित्र। ये 7 अंग अगर आपके राज्य में है, 7 अंगों का अगर समूह बनाते हो तो वो राज्य कहलाएगा। कौन कौन से? स्वामी लिखना नोटबुक में, अमात्य, इनके पॉइंट्स आप लोग वर्णन कर देना, जनपद, दुर्ग, कोस, पैसा तो होना चाहिए ना राज्य में, दंड, सेना भी होनी चाहिए, मित्र भी होना चाहिए। इस प्रकार से वो लिखिए। जो ये 7 तत्व हैं, इनका जो प्रमुख होगा उसको अपन राज्य का राजा बोलेंगे। इनका जो प्रमुख होगा मित्रों वो था राजा। वो कौन होगा? राजा, किंग। समझना इस प्रकार से, ये ऐसा कैसा उतारना अपने नोटबुक में, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूं ना उसको समझ लेना यार। देखो अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो इनको पढ़ो, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट इसको। जो अमात्य है ना, अमात्य ये क्या है? प्रशासन चलाते हैं भाई, लिख लेना कि राजा तो राज्य चलाते हैं, अमात्य प्रशासन चलाते हैं। प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, उनको कौन चलाते हैं? अमात्य चलाते हैं। लिखो इसको। कौटिल्य हमेशा कहता है कि किसी भी राज्य की जो सफलता है, ठीक है, राज्य की सफलता है मित्रों, वो इन 7 अंगों पर निर्भर करती है। किन किन पे? स्वामी, कोस, अमात्य, दंड, जनपद, मित्र एवं दुर्ग, ठीक है। ये ऐसा कैसा आप लोग उतार लेना और उसको ऐसे इस तरीके से सर्किल में बंद कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। अब इसकी बात करें विदेश नीति, तो कौटिल्य की जो विदेश नीति थी,
वो मंडल सिद्धांत पर आधारित थी। कौन सिद्धांत पर? मंडल सिद्धांत पे। आप लोग ऐसे लिखना कि कौटिल्य की विदेश नीति मंडल सिद्धांत पर आधारित थी, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको समझ में आए तो। मंडल सिद्धांत पर आधारित थी। उनके अनुसार जो पड़ोसी राज्य था ना, वो शत्रु तथा शत्रु का पड़ोसी मित्र माना जाता है। शत्रु राज्य शत्रु का पड़ोसी मित्र माना जाता है। कि देखो ऐसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन भाई, ऐसे बोलते हैं ना, दुश्मन का, इस प्रकार समझो यार आप लोग, है ना, दुश्मन प्लस दुश्मन भाई, मतलब आपका कोई दो दुश्मन है, एक उधर रहता है एक उधर रहता है, फिर दोनों मिल जाते हैं आपस में, फिर वो भाई बन जाते हैं और आपके दुश्मन बन जाते हैं। इस प्रकार से बताया है, ठीक है। लिखो, इसमें कुछ नीतियों का उपाय उन लोग बताया कौटिल्य जी ने, वो नीति बता रहा हूं आपको, कौन कौन सी नीति कर सकते हैं। जैसे संधि, ये उपाय है, ठीक है। संधि कर सकते हो आप, युद्ध कर लो, तटस्थता कर लो, आश्रय कर लो, एवं द्विवेदी नीति। ये क्या उपाय है भाई, ठीक है। ये उपाय आपको याद करने, अच्छा है। कौटिल्य ने हमेशा एक बार लिख लिया ना सब लोग, आप लोग, है ना, ये लिख लो आप लोग फटाफट, लिखो इसको, एक बार छाप लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, इसको विदेश नीति को थोड़ा और बताता हूं मैं जो पॉइंट बता रहा हूं आप तो उनको लिखते चलना साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन यही क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। दिमाग मत लगाना, यहाँ जो इनका वर्णन आराम से करते हैं, युद्ध के बारे में जानते हो, तटस्थता, आश्रय, सब लोग जानते हो, बस पॉइंट बता रहा हूं आपको, ठीक है। उन्होंने विदेश नीति में कहा कि भाई राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, ये मानते थे कौटिल्य जी। उनकी विदेश नीति थी वो व्यवहारिक, पॉइंट है लिख लेना ना, व्यवहारिक, यथार्थवादी, कूटनीतिज्ञ, कूटनीति थी। उनकी जो विदेश नीति थी व्यवहारिक थी, यथार्थवादी थी और कूटनीतिक थी, ये इनकी विदेश नीति थी। मित्रों लिखो इसको फटाफट। इस प्रकार से वो विदेश नीति के कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखने अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग लिखो कैसे, क्योंकि हर एक चीज को समझने का काम आपको करना है। और क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से भी लिखोगे ना आप, मैं अगर अच्छे नंबर ले जाओगे। अगर पॉलिटिकल साइंस देखो पास तो कोई भी हो सकता है, अपना टारगेट है अच्छे नंबर लाना भाई। अब अच्छे नंबर कैसे लाओगे वो तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्राचार्य जी हैं, शुक्राचार्य के राज्य संबंधी विचार बताने आपको। क्वेश्चन आएगा शुक्राचार्य का राज्य संबंधी विचार बताइए, ठीक है। शुक्राज ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्यू ऑन द स्टेट। शुक्राचार्य है, उसका राज्य संबंधी विचार आपको बताने हैं, लिखो भाई फटाफट। शुक्राचार्य उन्होंने एक नीति लिखी थी, नाम था शुक्र नीति। शुक्र नीति ये नीति थी, इसमें आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन किया उन्होंने। ऐसे कैसे लिखना, आदर्श शासन व्यवस्था, कि शुक्राचार्य जी हैं, उन्होंने शुक्र नीति लिखी और उस शुक्र नीति में आदर्श शासन किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। किसमें? शुक्र नीति में आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन किया है, तो वो लिखना है। उनके अनुसार राजा कैसा होना चाहिए, अब भाई सबके अनुसार राजा, इसके अनुसार राजा कैसा होना चाहिए, राजा होना चाहिए भाई न्यायप्रिय। न्यायप्रिय का मतलब कि न्याय होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यार ये तो मेरा चहेता है इसको छोड़ देता हूं और जो बेगुनाह उसको फांसी पे लटका, ऐसा नहीं। न्यायप्रिय, न्याय करने वाला राजा होना चाहिए शुक्राचार्य के अनुसार। कर एक मिनट, न्यायप्रिय, नैतिक होना चाहिए, उसकी नैतिकता होनी चाहिए और प्रजा हितैषी होना चाहिए।
मतलब जनता की सोचने वाला होना चाहिए, वही असली राजा होता है इनके अनुसार। प्रजा हितैषी, ठीक है ना, लिखो इसको। उनका मानना था कि राजा का उद्देश्य जनता का कल्याण करना चाहिए। प्रजा हितैषी आ गया ना, तो जनता कल्याण एक बिंदु लिखना, जनता कल्याण आप लोग लिख देना भाई। शुक्राचार्य का नाम कहीं भी है तो जनता कल्याण लिख देना। अच्छा क्वेश्चन है कि शुक्राचार्य चाहते थे कि राजा था उसका काम है जनता का कल्याण करना। जनता का जब तक कल्याण नहीं करेगा तब तक वो राजा नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। आदर्श व्यवस्था, अपने पहले बात की ना, आदर्श शासन व्यवस्था। अगर जहां आदर्श राजा होगा, आदर्श राजा होगा और आदर्श राज्य होगा तो वहां प्रजा हितैषी तो कन्फर्म होगा ना। यह न्यायप्रिय भी होगा, नैतिक भी होगा, और राजा किस प्रकार से होना चाहिए, ये न्यायप्रिय, नैतिक और प्रजा हितैषी तीनों होना चाहिए, जनता कल्याण करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन आपको पहले यूनिट में देखने हैं, इनके अलावा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं सिर्फ 3, ये 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना अच्छी तरीके से। पहली यूनिट में 3 क्वेश्चन हो गए। अब अपन चलते हैं सेकंड यूनिट में। भाई मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं ना, आप उनको रट्टा मार लेना बस, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अपन फालतू बुकवास बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उनको अपन लोग पढ़ेंगे भाई। चलो यूनिट 2 पे चलेंगे अपन। हर एक चीज को है ना आप नोट करते चलना, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो समस्या होने वाली है भाई। यूनिट 2 4 यूनिट्स में आपको सिलेबस है, यूनिट 2 में अपन चलेंगे। पहला क्वेश्चन एक बार सारे लोग यार वीडियो लाइक जरूर कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि जैसे मैं अगली क्लास अपलोड करूं आपको इस डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला आता भाई राजा राय मोहन राय जी। राजा राय मोहन राय है, उनके सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, राजा राय मोहन राय के सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है महान विचारक आपको, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ, ठीक है, ऑफ इधर लिख दिया अपन ने, राजा राय मोहन राय, ठीक है। राजा राय मोहन राय है, उनके सोशल पॉलिटिकल आइडियाज बताने आपको, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन इसके साथ बनता है भाई, इनको है ना सबसे पहले आपको बिंदु लिखना है। सबसे पहले आप इस पे उत्तर लिखो, क्या लिखोगे कि राजा राय मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राय मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इस क्वेश्चन को घुमा के एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता कई बार कि राजा राय मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक क्यों कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक क्यों कहा जाता है ऐसे पूछ लेता है, या सामाजिक राजनीतिक विचार पूछेगा तो भी आप आंसर एक ही लिखोगे, कि दोनों बिंदु सेम आने वाले हैं। तो लिख लो आप लोग फटाफट। इन्होंने कुछ प्रथाएं जैसे सती प्रथा, इनका वर्णन कर देना आप। बाल विवाह हो गया, और भी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने अंत किया था, लेकिन 2 मुख्य हैं, बाल विवाह और सती प्रथा। इनके बारे में आप लोग लिख देना। फिर आपको पता है बाल विवाह क्या होती है, सती प्रथा क्या होती है। जब पहले कोई पुरुष का देहांत हो जाता था तो जो उसकी पत्नी है वो उसकी चिता पर बैठ के अपने आप को भी उसके साथ ही अंतिम संस्कार करवा लेती थी, तो उसको अपन सती प्रथा बोलते थे। उसको रोका इन्होंने। बाल विवाह जैसे नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी शादी करना, ये बाल विवाह सारी चीजें आप लोग उसमें लिख दोगे तो सही हो जाएगा काम आपका, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको पॉइंट्स सोर्स बता रहा हूं, लेकिन आप लोग इनको यार थोड़ा सा ना बड़ा चढ़ा के लिख देना। लिखो उसको फटाफट, ठीक है। ये 2 बिंदु आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं इनके बारे में, तो इसको लिख लीजिए एक बार फटाफट, जल्दी लिखो एक बार फटाफट। भारतीय पुनर्जागरण का जनक क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन लिख लेना साइड में, ऐसे पूछ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन है ना सामाजिक राजनीतिक विचार, तो आप डायरेक्ट लिखना कि राजा राय मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, फिर इसको अंडरलाइन कर देना, ऐसे कर देना। एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ले जाओगे इस प्रकार से, क्योंकि डिजाइन लिखोगे ना तो फिर आप एग्जाम में सोचोगे यार इसको बहुत नॉलेज है। आप लोग अपना दिमाग लगाना और एग्जाम में सोचोगे यार बहुत नॉलेज इस बच्चे को, तो आप फटाफट लिख देना भारतीय पुनर्जागरण का जनक, फिर कर देना जय श्री राम जी की, ठीक है।
एक बार सब लोग शेयर कर दो, जितने भी जुड़े हुए ना शेयर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों तक। और इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके अपना नाम और राशि लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। नंबर सारे लोगों के फोन में सेव होना चाहिए, ठीक है ना। अपना ऑफिशियल नंबर है तो इसको सब लोग सेव कर लेना। फिर अगला आता है भाई साहब 2 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राजनीति विचार, राजनीति के विचारों का वर्णन करें। अच्छा क्वेश्चन है भी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। पॉलिटिकल आइडियाज दिमाग लगाना, क्वेश्चन का नाम ही देखो, सॉरी पेपर का नाम ही है ना, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। अपन को पॉलिटिकल राजनीति विचार देखने हैं। अब कौन कौन से वैज्ञानिक नहीं बल्कि महान विचारक की पूछ सकता है वो बता रहा हूं। तो दयानंद सरस्वती की अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। इनका एक संदेश था, वो है वेदों की ओर लौटो। ये पॉइंट्स आपको जैसे मैं बता रहा हूं ना, इनको नोटबुक में ऐसे छाप लेना आप। तो वेदों की ओर लौटो ऐसे पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश वेदों की ओर लौटो क्या है, समझाइए। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो किनका था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। तो इनका वर्णन आपको देखना है, ठीक है। उन्होंने किस किस पर जोर दिया? तो उन्होंने स्वराज, सामाजिक समानता, राष्ट्रीय चेतना कि देश के प्रति काम करो, राष्ट्रीय चेतना पर जोर दिया। ठीक है मित्रों, और आप भी जोर दो किस पे? इस क्लास को अच्छी तरीके से देखने के लिए, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी उन्होंने स्वराज, सामाजिक समानता, राष्ट्रीय चेतना पर जोर दिया। ये क्वेश्चन है ना, इसको 2 नंबर ना लिख के आप अथवा में लिखो ना, पहले वाले के अथवा में आएगा ये क्वेश्चन, क्यों अथवा में आपके पूछता है। अथवा में लिखो स्वराज, सामाजिक समानता, राष्ट्रीय चेतना पर जोर दिया किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो इसको लिख लीजिए आप फटाफट। दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि भाई जो जातिगत भेदभाव उसको खत्म करो, हम सब राष्ट्रवादी हैं, जातिगत जो भेदभाव है उसको खत्म करो। इनका मानना था, बिंदु आप लिख लीजिए साथ साथ, ठीक रहेगा। और शिक्षा भी सभी के लिए जरूरी है, तो शिक्षा में सुधार होना चाहिए, इसी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, वर्णन आपको लिखना है साथ साथ, ठीक है ना। लिखो भी, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। देखो जो जो बिंदु में बता रहा हूं ना, आप इनको लिखते चलोगे तो आपका ठीक काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार बताइए। राष्ट्रवाद संबंधी विचार बताइए। जहां भी राष्ट्रवाद की बात आए वहां आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिख देने हैं ना। स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद विचार का वर्णन करें। राष्ट्रवादी विचारों का वर्णन कीजिए। जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म जो कंसेप्ट है, अवधारणा बोल सकते हैं, विचार बोल सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज बोल सकते हैं। तो आपको लिखने हैं किसके? स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद, ओके, लिखो इसको फटाफट लिखो। स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने राष्ट्रवाद को क्या माना है? सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट लिखना है। तो उन्होंने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक एंड सामाजिक अधिकार माना है और आधार माना है। सामाजिक आधार माना है। लिखो बिंदु अच्छा है कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक तो सांस्कृतिक लिखो साथ में, कल्चरल, सांस्कृतिक आधार मानना है, बिंदु लिखने आपको। फिर आप लोग लिखोगे 1 नंबर आध्यात्मिक, इनका पूरा वर्णन कर देना, सामाजिक इनका पूरा वर्णन कर देना, सांस्कृतिक इनका पूरा वर्णन कर दोगे तो अच्छा सा हो जाएगा।
ये हमेशा है ना, युवा पीढ़ी उसको कहते थे अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ और इंक्रीज करो। आत्मविश्वास ऊपर की ओर जाना चाहिए, डाउन किसी का नहीं होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र पुनर्निर्माण में अपना योगदान दो। राष्ट्र निर्माण भी बोल सकते हैं अपन, राष्ट्र निर्माण में कि देश के लिए युवा बहुत कुछ कर सकता है, तो राष्ट्र मतलब अपना देश, अपना भारत देश सर्वप्रथम है, ये इनकी भावना थी। तो सभी युवाओं के लिए को प्रेरित किया। गरीब तथा जो मजदूर वर्ग थे उनका उत्थान किया, कार्य किया। गरीब एवं मजदूर वर्ग थे, मजदूर एवं दलित वर्ग थे, इनके उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। मतलब इनको उत्थान कि भाई ये भी समाज में बराबर का हिस्सा ले सके, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया। लिखो भाई। और आज भी जहां राष्ट्रवाद की बात है मित्रों, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। कि राष्ट्रवाद, मैंने कहा ना कि राष्ट्रवाद का कहीं भी नाम दिखे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको लिखना वहां पे, ठीक है ना, लिख लो। इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है, जो विवेकानंद है राष्ट्रवाद के साथ साथ मानवतावादी विचार बताइए। क्वेश्चन पूछता है आपसे, मानवतावादी विचार। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वामी विवेकानंद जी के मानवतावादी विचारों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक आइडियाज, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर लिख लेंगे, ह्यूमनिस्टिक आइडियाज किसके, स्वामी विवेकानंद जी, वो बताने आपको, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है भाई। स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद, देखो ज्यादा से राष्ट्रवादी पूछेगा, मानवतावाद का बेसिक पढ़ लोगे तो ठीक है। देखो बताता हूं 2-3 लाइन। देखो विवेकानंद जी का मानवतावाद मानव सेवा और आत्म विकास पर आधारित था, कि आज की युवा है व्यक्ति उसको मानव मतलब दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आप मनुष्य की सेवा कीजिए। आप लोग इंसानों को तो धुतकारते हो कि भाग यहां से, और भगवान को पूछते रहते हो, ये नहीं कि मानव सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। सबसे पहले मानव सेवा करिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, सीधी सी बात नहीं है ना। ये लिखना है कि मानवतावादी मतलब मानव के प्रति अच्छे अच्छे विचार उनको लिखने हैं। एक चीज देखना, जितने विचार है ना, आप पॉजिटिवनेस लेके चलो भाई, पॉजिटिवनेस लेके चलोगे ना, पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव मत लिखना आप लोग, है ना। तो ये दूसरे यूनिट में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो आप आराम से याद ही कर सकते हैं प्रत्येक यूनिट में, और वही छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं। क्या आप लोग मित्रों अपन यूनिट 3 की बात करेंगे, जो 3rd यूनिट है, उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा बनेगा। देखो मैं हर एक चीज को बिंदु वाइज समझा रहा हूं, क्योंकि भाई पेपर आप लोग आराम से कर दो। अगर आप लोग उत्तर नहीं भी पढ़ोगे तो जो पॉइंट मैं समझा रहा हूं, अगर आप इनको अपने मन के शब्दों से व्याख्या करोगे तो भी आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी के जो गांधी जी हैं उनसे क्वेश्चन बढ़ता है कि महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा, महात्मा गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा से संबंधित जो सिद्धांत है, सिद्धांत पूछ सकता है। यह ऐसे पूछ लेगा कि सत्य एवं अहिंसा के लिए महात्मा गांधी जी विचार बताइए। इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है। ट्रूथ, सत्य, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। लिखो उसको एक बार फटाफट लिख लीजिए, कि लिखो एक बार इसको फटाफट, ठीक है। कि सत्य अहिंसा को लेके महात्मा गांधी क्या कहते थे। अच्छा क्वेश्चन है। सत्य अहिंसा सिद्धांत ही पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे पूछेगा कि महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के लिए महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं वो। देखो महात्मा गांधी जी का हमेशा मानना था भाई कि कोई विजय प्राप्त करनी हो सिर्फ किससे करो, अहिंसा से, कि लड़ाई वड़ाई मत करो भाई। आजकल तो है ना छोटी छोटी बात पे मैं तुझे मार दूं तू मुझे मार दे वाला अभियान चल रहा है। तो महात्मा गांधी जी से अपन को सीखना चाहिए कि इन्होंने जो अहिंसा, कि भाई किसी भी काम को करना अहिंसा से करो और झूठ मत बोलो, ये आजकल उल्टा हो रखा है। अपन लोग तो हर छोटी छोटी बात पे झूठ से शुरुआत करते हैं, लेकिन इनका मानना था कि झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, ठीक है। लिखो इसको एक बार फटाफट। सिर्फ सत्य बोलना है और अहिंसा के साथ जीवन अपन करना है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। लिखना बिन्नू, किसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह, सत्य बोल के जीतूंगा, ठीक है। सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। गांधी जी मानते थे कि जो हिंसा है
वो किसी भी चीज का स्थायी बंदोबस्त नहीं है। इस तरह समाधान बोल सकते हैं, मतलब कि हिंसा है, लड़ाई करके आप एक बार तो सफलता हासिल कर लोगे, लेकिन फिर वापस से वही बात दोबारा लड़ाई होगी। तो अहिंसा के साथ अपना जीवन यापन करो। इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन देखना है भाई। मित्रों, इसके अथवा वाला क्वेश्चन बनेगा वो है गांधी जी का ही है, एक जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है, साथ ही पूछेगा, ठीक है, ग्राम स्वराज की अवधारणा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज किन की थी? गांधी जी की थी, ग्राम स्वराज। यह अवधारणा भी गांधी जी की थी, तो इसको आपको देखना है। गांधी जी ग्राम स्वराज को आदर्श लोकतंत्र मानते थे। ग्राम स्वराज उसको क्या मानते थे? आदर्श लोकतंत्र। ये बिंदु ऐसे कैसे लिखने हैं आपको एग्जाम में भी, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं भाई, जो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं एग्जाम में 70% छपने वाले हैं। तो आदर्श लोकतंत्र मानते थे। उनके अनुसार प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर और स्वशासित होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम है, प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर। जैसे आज मोदी जी ने अभियान चला रखा है ना आत्मनिर्भर भारत, वही बात है, ठीक है, आत्मनिर्भर होना चाहिए और स्वशासित किसको होना चाहिए? गांव को स्वशासित होना चाहिए। मित्रों लिखो, गांव में शिक्षा, ये पॉइंट लिखना, गांव में शिक्षा, हेल्थ स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय की व्यवस्था, न्याय की जो व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है, किस पे? स्थानीय स्तर पे, मतलब गांव के लोग ही फैसला करते हैं, वो मान लेना चाहिए। आजकल तो छोटी छोटी बात पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिखता है सबको। शिक्षा गांव में होनी चाहिए, स्वास्थ्य गांव के अंदर होना चाहिए, न्याय है कोई फैसला लेना हो तो ग्रामवासी सारे मिलकर ले, स्थानीय स्तर पर कि लोकल स्तर पर आपको फैसला लेना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखना है भाई, ठीक है। उन्होंने दो चीजों पे जोर दिया, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण एंड जन भागीदारी। इस पे आपको भाग देना चाहिए। और उन्होंने भी जोर दिया कि हमें विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी में, मतलब समाज कोई भी काम है उसमें अपना योगदान होना चाहिए। ठीक है भाई, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है उसको आर्थिक, समाज और भाई जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्रतीक था। पता है आपको कि स्वतंत्रता में भी गांधी जी का योगदान है, लेकिन अहिंसा, मेन पॉइंट ये था अहिंसा, और फिर ग्राम स्वराज है, ये जो अवधारणा है ये स्वतंत्रता में भी इसका बड़ा योगदान है। मित्रों तो आप लोग लिख सकते हो, इस प्रकार से आप लोग इसका वर्णन कर देना, ठीक है, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना आप इनको अपने माइंड में सेट कर लेना। दो दो क्वेश्चन बताओ, दो दो क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। अगर आप दो दो क्वेश्चन नहीं देखोगे तो फिर समस्या होने वाली है। एग्जाम में आते दो दो क्वेश्चन, तो आप लोग दो दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा है जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, उनके लोकतंत्र संबंधी विचार, लोकतंत्र विचार संबंधी विचार, डेमोक्रेसी के रिलेटेड उनके विचार एवं इनके समाजवाद की विशेषताएं। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है उस पे इनके विचार क्या थे, किनके? जवाहरलाल नेहरू जी के, एंड समाजवाद, सोशलिज्म। अच्छे हैं दोनों पॉइंट्स। जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार बताते हुए इनके जो समाजवाद था उनकी विशेषताएं बताइए। समाजवाद की तो विशेषताएं पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, इनके विचार, पॉलिटिकल जो आइडियाज है वो पूछे किनका? लोकतंत्र संबंधी, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, व्यूज किसके? जवाहरलाल नेहरू जी के। तो इसके क्या क्या विचार थे भाई, पढ़ेंगे। वो मानते थे कि लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन पद्धति मानते थे। लिखो, लोकतंत्र, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है। ये बिंदु ऐसे कैसे लिखना आपको ना, शासन प्रणाली क्या है? नहीं है, बल्कि जीवन पद्धति है। बिंदु को समझने की आवश्यकता है मित्रों कि लोकतंत्र है वो सिर्फ शासन करने लायक प्रणाली नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है। ठीक है, लिखो इसको, जीवन पद्धति है।
वे किसके पक्ष में थे? जवाहरलाल नेहरू जी विचारों में आएगा। सेकंड पॉइंट है, पक्ष में थे स्वतंत्रता, समानता एवं धर्मनिरपेक्षता। इन तीनों बिंदुओं की परिभाषा देख लेना भाई, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता। छोटा वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो इनकी परिभाषा आप लोग देख लेना। जो आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो यहां से बन सकता है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो। इसमें भी धर्मनिरपेक्षता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धर्मनिरपेक्षता आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसकी परिभाषा पूछ सकता है आपसे मोस्ट है धर्मनिरपेक्षता कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना भाई। अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है अलग छोटा, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। इन्होंने हमेशा जो नेहरू जी इन्होंने लोकतंत्र तथा संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया। संवैधानिक व्यवस्था है ना, उसको मजबूत बनाने में हमेशा अपना योगदान दिया। किसने? नेहरू जी ने, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। मैं हर एक चीज को बिंदु वाइज बता रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे कैसे अपने नोटबुक में उतार लेना। नेहरू जी है, तो नेहरू जी ने कहा था, नेहरू के अनुसार, फिर उसके बाद समाजवादी बात करेंगे। नेहरू के अनुसार लोकतंत्र में जनता की भागीदारी तथा सामाजिक न्याय आवश्यक है। सामाजिक न्याय आवश्यक, लाइन लिख लेना है, अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी मतलब जन जन की जो भी व्यक्ति है उसकी भागीदारी होनी चाहिए, तथा सामाजिक न्याय आवश्यक है। किसमें? लोकतंत्र में, ठीक है। कि ये विचार होना चाहिए भाई, अच्छा विचार है कि जनता की भागीदारी तो कम से कम होनी चाहिए ना, ऐसे ही फिर नेता अपनी चलाएंगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। तो जनता की भागीदारी लोकतंत्र में आवश्यक है, ठीक है। ये तो हो गया भाई इनके लोकतंत्र के संबंधी विचार। मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए, वर्णन आपको करना है। जैसे देखो यार, सिंपल सा है, आप लोग अपने हिसाब से कर दोगे, इतना मुझे विश्वास है। मेरे स्टूडेंट्स से मुझे विश्वास है कि आप लोग कर दोगे ना, क्योंकि आपका विश्वास झुंझुनू एजुकेशन साथ है, तो मेरा विश्वास राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक बच्चे के साथ है कि मैं जो बता रहा हूं उसको आप लोग कर दोगे। अब अपन बात करें समाजवाद की, कि समाजवाद में क्या क्या कहा इन लोगों ने। तो समाजवाद की अपन देख लेते हैं भाई। इनका समाज देखो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, तो इनका जो समाजवाद था, पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिखोगे, इनका जो समाजवाद था लोकतांत्रिक समाजवाद था। लोकतांत्रिक समाजवाद, कि समाज में भी लोकतंत्र की आवश्यकता थी, ठीक है। वे आर्थिक समानता को कम करना चाहते थे। ये पॉइंट लिख लेना आप तो, आर्थिक समानता कम करना, ठीक है। सामाजिक, अगला बिंदु है सामाजिक न्याय स्थापित करना। ये काम करना चाहते थे नेहरू जी, ठीक है। उनका उद्देश्य क्या था? गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करना समाज में, ठीक है। ये अगर आप लोग पॉइंट 4 भी लिख दोगे ना, तो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर दोनों 8 नंबर ऐसे ले जाओगे। निबंधात्मक क्वेश्चन आ गए तो इनका वर्णन करना पड़ेगा आपको, वो ध्यान रखना। कर सकते हो यार लोकतांत्रिक समाजवाद, किसमें लोकतंत्र होना चाहिए, समाज में भी आर्थिक समानता, कि ऐसे नहीं भाई तेरे पास क्या पैसे कम है, ये नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय, सबको न्याय मिलनी चाहिए। गरीबी कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, पिछड़ेपन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, आप लोग लिख सकते हो। इतने इंटेलिजेंट बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, आप लोग लिख सकते हो ना। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि क्वेश्चन यही आने हैं आपके सिलेबस के, जो मोस्ट क्वेश्चन वही बता रहा हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग लिख लो फटाफट। चलो भाई, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे यूनिट 3 में। 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। एक बार सारे लोग है ना, लास्ट यूनिट आ रही है, यूनिट नंबर 4। सारे विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना सभी लोग, और इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के मैसेज कर देना व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है ना। फटाफट एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो
और शेयर करो भाई सब तक, आपके जितने फ्रेंड्स हैं सब तक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। कि अपना टारगेट है हर बच्चे तक, प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना ताकि सबको पता चले कि एकदम फ्री में मिल रहा है यार आपको कंटेंट, फ्री फ्री और फ्री। और ऐसे क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो इनको रट लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है, अंबेडकर जी से संबंधित क्या है? सामाजिक न्याय संबंधी विचार, सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक विचार, ये पूछेंगे आपसे। यहां से भी क्वेश्चन 100% आने की संभावना भाई। भीमराव अंबेडकर जी विचार पूछ सकता है, अच्छे हैं, ठीक है। तो लिखो इनको। देखो आपको पता संविधान में इनका बड़ा योगदान है। तो पहली बात तो ये आएगी, इन्होंने जोर किस पे दिया? सामाजिक समानता एंड न्याय। सामाजिक समानता एंड न्याय पे इन्होंने जोर दिया कि इन्होंने, भीमराव अंबेडकर जी ने, कि भाई न्याय होना चाहिए, सबको सामाजिक समानता होनी चाहिए। इनके प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विरोध किसको किया? उन्होंने विरोध किया जाति व्यवस्था का एंड अस्पृश्यता, छुआछूत का भी विरोध किया कि भाई सभी जातियां समान है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। इनका विरोध किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, तीनों बिंदु लिखो अच्छे हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये भाई तीनों जो शब्द हैं ये लोकतंत्र के मूल आधार हैं। इनका मानना था कि यही लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र है तो इसमें समानता होनी चाहिए सबके साथ, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है। कमजोर वर्गों को अधिकार देना, और ये संरक्षण आपको पता ही है ना, लिख दोगे आप लोग, कमजोर वर्ग अधिकार देना एवं संरक्षण, ये आपको पता ही है कि ये आरक्षण वाला सिस्टम है, तो आप लोग इसमें लिख दोगे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी के सामाजिक, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। सारे लोग एक बार यार वीडियो लाइक कर दो ना। आप जितना ज्यादा वीडियो लाइक करते हो हमें सपोर्ट मिलता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जितने बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। इतना शानदार वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, जितने पेपर होंगे ना सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकमात्र इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। यूनिट वाइज किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, वो आएगा दीनदयाल उपाध्याय जी से। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिसके नाम पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी का नाम भी है भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उपाध्याय जी का जो एकात्मक मानवतावाद क्या है? एकात्मक मानववाद की व्याख्या कीजिए। एकात्मक मानववाद किनकी? दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्मक मानववाद है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है, इसकी आपको व्याख्या करनी है मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्मक मानववाद का सिद्धांत है भाई, ये इसको प्रस्तुत किया, ये सिद्धांत है, ठीक है ना। अब जैसे पूछ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मक मानववाद सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिए। उनके अनुसार मानव केवल प्राणी नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक तत्वों का रूप है, मतलब समन्वित रूप है।
मानव है वो केवल प्राणी नहीं है मित्रों, शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक तत्वों का समन्वित रूप है। किन के अनुसार? दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार। यह है इनका एकात्म मानववादी परिभाषा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो इसको। उनका उद्देश्य क्या था? व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच संतुलन। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इनके बीच संतुलन स्थापित करना। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र है भाई, शब्द नहीं है लास्ट में, आपको शब्द दिख रहा होगा, राष्ट्र के बीच संबंध स्थापित करना इनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, ये भारतीय विचारधारा के विचारक थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार एकात्म मानववाद जो सिद्धांत है उसको पर पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा ये। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 4 का। देखो दो तीन क्वेश्चन बता रहा हूं यार, इनको अगर अच्छी तरीके से याद कर लोगे ना आपको भला हो जाएगा। ठीक है ना, लिखो इसको। नेक्स्ट है, एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं कर रखा, वरना फिर ढूंढोगे कि वीडियो कौन से चैनल पे देखा था। इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसे अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, तो हम जैसे क्लास अपलोड करेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विनोबा भावे जी हैं, उनके राजनीतिक पॉलिटिकल विचार एवं इनका एक भाई बुधान आंदोलन चलता है, इनके बारे में पूछ सकता है। बुधान आंदोलन, ये आंदोलन लिखने से पहले एक बार सारे लोग है ना वीडियो लाइक कर देना। जितने भी जुड़े हुए हैं सारे लोग वीडियो लाइक कर दो, फटाफट करो भाई। जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक करो। ठीक है, लिखो इसको। बुधान आंदोलन, बुधान मूवमेंट है वो। ठीक है, बुधान आंदोलन आपको बताना है। देखो, विनोबा भावे ने भूमि के न्यायपूर्ण वितरण के लिए बुधान आंदोलन किया। किनके लिए? भूमि का न्यायपूर्ण वितरण। भूमि का न्यायपूर्ण वितरण किस प्रकार से हो, उसके लिए बुधान आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया कि भूमि का वितरण है वो न्यायप्रिय हो, न्यायपूर्ण हो, न्याय के साथ ही भूमि का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो किया। उन्होंने जो भूमिधर थे उनसे आग्रह किया कि भाई आप भूमि दान कीजिए, भूमिहीन किसानों को भूमि मिल सके। जिनके पास भूमि नहीं, देखो मतलब बात इतनी सी है, जिनके पास जमीन नहीं थी ना उनको जमीन मिल सके, और जिनके पास बहुत सारी जमीनें पड़ी थी उनसे निवेदन किया कि आप जमीन दान कीजिए, स्वेच्छा से दान कीजिए। इस प्रकार से बात सीधी सी बात है कि जमीन जिनको ज्यादा ही उसको कहा कि आप ज्यादा जो जिनके पास नहीं है उनको दे दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो आपको भला हो जाए। ऐसे ही बुधान आंदोलन था कि जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन दो, और जिनके पास थी उनको आग्रह किया गया आप उनको जमीन दीजिए जिनके पास नहीं है। ठीक है मित्रों, लिखो। इनका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण समाज में समानता, ग्रामीण समाज में समानता और सद्भाव स्थापित करना। ठीक है, इस प्रकार से बुधान आंदोलन था। ये आंदोलन पढ़ लेना। अरे समझ में आ गया ना सारे? इतना सा आंदोलन था कि जिसके पास जमीन ज्यादा है उनसे विनोबा भावे जी ने आग्रह किया कि भाई आपके पास जमीन ज्यादा है, जिनके पास जमीन नहीं है ना उनको थोड़ी जमीन दान कर दीजिए। बस ये आग्रह था, यही बुधान आंदोलन था। इस प्रकार से था। तो मित्रों मैंने चारों यूनिटों के दो दो क्वेश्चन बताए। इनको अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार कर लिए तो गारंटी के साथ करो अपना जो टारगेट है 100/100, टारगेट तो अपना 90+ था, लेकिन अगर आप लोगों ने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप 100 नंबर ले जाओगे, पूरे 100 नंबर ले जाओ, क्योंकि यही आपके सिलेबस के अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जो विचारक मैंने बताए उनका आधे पेज आप पढ़ लेना। जो विचारक मैंने बताया उनके आधे विचार, जो आधे पेज हैं उनमें उनके विचार पढ़ लेना, आराम से आप पेपर कर दोगे। और ये व्हाट्सएप नंबर सबके पास सेव होना चाहिए, ठीक है ना? रामबाण उपाय रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना, जिनके पास टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए सभी वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना और एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।